मंजू वर्मा, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर। आज का अपना टॉपिक है नेपोलियन बोनापार्ट। इसमें है पृष्ठभूमि। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप के एक निर्धन वकील कार्लो बोनापार्टी के घर में हुआ था। नेपोलियन 10 वर्ष की आयु में विद्या अध्ययन के लिए फ्रांस भेज दिया गया। 1784 ईस्वी अक्टूबर में वह पेरिस के सैनिक स्कूल में गया। अगले साल वह सेना में लेफ्टिनेंट बना दिया गया और उसे वेलेंस शहर में नियुक्त किया गया। 16 सितंबर 1793 को उसने तूलो के घेरे के समय सेना की छोटी सी टुकड़ी का नेतृत्व किया। इन दिनों तूलो नगर में प्रतिक्रियावादी उपद्रव उठ खड़े हुए थे। राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन भी इसी नगर में हो रहा था। उत्तेजित भीड़ ने महासभा के सभा स्थल को घेर लिया। तब नेपोलियन ने अपनी योग्यता, अपनी दिल्ली से उत्तेजित भीड़ को नियंत्रित करके महासभा के सदस्यों को मृत्यु के मुख से बचाया। 1794 ईस्वी के अप्रैल में वह आर्टिलरी का जनरल यानी प्रधान तोपची नियुक्त हुआ। सेनापति बरास के माध्यम से उसे जोसेफाइन बोहरामेंस जैसी पत्नी भी मिली। नेपोलियन की उन्नति में उसकी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ था। वह प्रभावशाली महिला थी और सरकारी पदों पर काम करने वाले बहुत से लोग उसके लिए भिन्न तथा शुभचिंतक थे। नेपोलियन की योग्यता से प्रभावित होकर युद्ध मंत्री कार्लो ने उसे अपनी इटली अभियान का प्रधान सेनापति नियुक्त किया। पहला है इटली अभियान। बोनापार्ट का इटली अभियान सैनिक विशेष बलों की दृष्टि से युद्ध कला का अपने ढंग का एक अनूठा उदाहरण है और श्रेष्ठ कोटि के रण कौशल का परिचायक है। नेपोलियन को सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेनाओं का मुकाबला करना पड़ा, जिनकी संख्या उसके सैनिकों से दुगनी थी। नेपोलियन के पास जो सैनिक थे उनके पास ठीक पोशाकें भी नहीं थी। अधिकारियों तक के पास में जूते नहीं थे। इसलिए नेपोलियन ने शत्रु सेनाओं को आपस में मिलने का अवसर न देकर उन्हें पृथक पृथक करके परास्त करने का निश्चय किया। सर्वप्रथम उसने डिगो के स्थान पर ऑस्ट्रिया की सेना को परास्त किया और उसे पूर्व की ओर खदेड़ा। यहाँ से नेपोलियन पश्चिम की तरफ गया और अचानक सार्डिनिया की सेना पर धावा बोल दिया और मोइचनी नामक स्थान पर उसे पराजित किया। इससे सार्डिनिया की राजधानी ट्यूरिन को जाने वाले मार्ग पर नेपोलियन का अधिकार हो गया। भयभीत सार्डिनिया ने संधि करना उचित समझा, जिस संधि के अनुसार सार्डिनिया ने सेवाय और निस के प्रदेश फ्रांस को देना स्वीकार कर लिया। इसके बाद नेपोलियन ने अपना सारा ध्यान ऑस्ट्रिया सेना पर केंद्रित किया। इससे पहले उसने ऑस्ट्रिया के इटालियन राज्य लोम्बार्डी को जीता। इस समय ऑस्ट्रिया सेना आहदा नदी के उस पार चली गई तथा शत्रु सेना के पास में आहदा मात्र में हथियार थे, जिसमें वे नेपोलियन के पुल पार करने पर उन पर चला सके। परंतु नेपोलियन ने भयंकर गोलाबारी के उपरांत पुल पार कर शत्रु सेना को परास्त किया। लोदी के पुल का युद्ध उसकी शूरवीरता का एक ज्वलंत उदाहरण था। उस दिन से नेपोलियन अपने सैनिकों का आराध्य देव बन गया। इस युद्ध में मिलान प्रदेश पर उसका एकाधिकार हो गया। 13-14 जनवरी 1797 को खोली का युद्ध हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया की सेना परास्त हुई और मोन्टवा में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद नेपोलियन ऑस्ट्रिया की सेना को खदेड़ता हुआ लियोबॉर्न नगर तक जा पहुंचा। यह नगर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से केवल 100 मील की दूरी पर था, अतः ऑस्ट्रिया को विवश होकर संधि करनी पड़ी। नेक्स्ट, मिस्र अभियान। डायरेक्टरी ने नेपोलियन को इंग्लैंड से लड़ने वाली फ्रांसीसी सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त किया। नेपोलियन ये भली भांति जानता था कि इंग्लैंड पर सीधा आक्रमण करने में कभी सफलता नहीं मिलेगी,
अतः उसने मिस्र पर अधिकार करके इंग्लैंड और भारत के मार्ग को नियंत्रित करने का निश्चय किया। क्योंकि नेपोलियन का मत था कि इंग्लैंड की शक्ति का स्रोत भारत है, भारत की अतुल धन संपदा है। उस समय अंग्रेजी साम्राज्य का भाग भी नहीं था, वह टर्की के सुल्तान के अधीन था। 1798 ईस्वी के बसंत ऋतु में नेपोलियन एक शक्तिशाली सेना के साथ जल मार्ग के द्वारा मिस्र की ओर चल पड़ा। सर्वप्रथम उसने माल्टा द्वीप पर अधिकार कर लिया, अलेक्जेंड्रिया के सुप्रसिद्ध बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। नेपोलियन के भाग्य की बात थी कि अंग्रेज जल सेना नायक नेल्सन 3 दिन पहले ही उसकी तलाश में इसी बंदरगाह से रवाना हुआ था। यदि नेपोलियन की मुलाकात उससे हो जाती तो शायद इतिहास का क्रम ही बदल जाता। 1 अगस्त 1798 को एबोकिट बे में नील नदी के निर्णायक युद्ध में नेल्सन ने नेपोलियन की जहाजी बेड़े को नष्ट कर दिया। केवल 2 जहाज और 2 फ्रिगेट किसी प्रकार बच निकले। अंग्रेजों की इस विजय के फलस्वरूप नेपोलियन का फ्रांस से संपर्क टूट जाने के कारण पूरब में एक विस्तृत विजय का स्वप्न समाप्त हो गया, परंतु वह हताश होने वाला नहीं था। नेपोलियन की सीरिया पर आक्रमण कर जापान नगर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसकी स्थिति बिगड़ती चली गई। उसकी सेना में महामारी का जोर बढ़ गया और गोला बारूद भी समाप्त हो गया। 25 जुलाई 1799 ईस्वी को अबू कर की खाड़ी के युद्ध में उसने एक विशाल तुर्की सेना को पराजित किया। इस अभियान की यह उसकी अंतिम विजय थी। 21 अगस्त 1799 को अपनी सेना को उसने भाग्य के भरोसे छोड़कर वह स्वयं कुछ चुने हुए साथियों के साथ गुप्त रूप से भाग निकला। नेक्स्ट है कौंसल शासन व्यवस्था यानी सुधारों का दौर। पहला है संविधान का निर्माण। नेपोलियन ने सत्ता हस्तगत करने के बाद 1 माह के भीतर ही नया संविधान बनाकर उसे लागू भी करवा दिया। क्रांति के बाद यह चौथा संविधान का निर्माण इस ढंग से किया गया कि शासन के सर्वोच्च अधिकार नेपोलियन के प्राप्त हो जाए। कार्यपालिका शक्ति 3 कौंसलों को सौंप दी गई। कौंसलों की कार्यावधि 10 साल तक तय की गई। कौंसलों का निर्वाचन सीनेट नामक संस्था को सौंपा गया, परंतु शुरू के 3 कौंसलों का नाम पहले से ही संविधान में रख दिया गया। ये 3 नेपोलियन प्रथम कौंसल, कैसरी द्वितीय कौंसल और लिब्रन तृतीय कौंसल, राज्य के अधिकांश शक्तियां प्रथम कौंसल के ही निहित कर दी गई। नेक्स्ट प्रशासनिक सुधार। नेपोलियन ने राष्ट्रीय महासभा की क्रांति की भावना से बहते हुए संपूर्ण फ्रांस को भिन्न भिन्न विभागों में विभाजित कर दिया तथा प्रत्येक डिपार्टमेंट का अधिकारी वहां की जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता था। डायरेक्टरी के शासनकाल में इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया और सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति की जाने लगी। प्रत्येक विभाग का एक अधिकारी होता था जो प्रोटेक्ट कहलाता था। जिलों को उप विभागों में बांटा गया। उसका अधिकारी उप प्रोफेक्ट कहलाता था। प्रत्येक नगर अथवा कम्यून को प्रमुख मेयर कहा जाता था। देश की शांति और व्यवस्था की स्थापना के लिए यह परम आवश्यक भी था। नेक्स्ट थर्ड आर्थिक सुधार। फ्रांस की आर्थिक स्थिति क्रांति के पूर्व ही खराब हो चुकी थी और क्रांति की उथल पुथल के कारण और भी अधिक बिगड़ गई थी। उद्योग धंधे चौपट हो गए थे। राज्य के कर नियमित रूप से वसूल नहीं हो पा रहे थे, जिससे राज्य की आय में भारी कमी आ गई थी। नेपोलियन ने आर्थिक दशा को सुधारने का प्रयास किया। उसने सरकारी कर पद्धति में परिवर्तन किया, व्यापार वाणिज्य में सुधार लाया। 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई। व्यापार की उन्नति के लिए राष्ट्रीय उद्योग समिति का गठन किया गया। दशमलव पद्धति को लागू किया गया तथा यातायात में सुधार किया गया, जिससे फ्रांस की आर्थिक स्थिति काफ़ी उन्नत हो गई। नेक्स्ट है शिक्षा में सुधार। नेपोलियन ने देश में शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष रूप से प्रयत्न किया। उसने शिक्षक के कार्यों को 3 भागों में विभाजित किया। पहला है प्रारंभिक, दूसरा उच्च माध्यमिक और तीसरा विश्वविद्यालय। प्रत्येक नगर में प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए गए। शिक्षकों को राज्य की ओर से वेतन दिया जाने लगा। शिल्प और व्यवस्था के अध्ययन भी खोले गए।
पेरिस विश्वविद्यालय का पुनर्गठन किया गया। इस विश्वविद्यालय के प्रमुख अधिकारी तथा प्रोफेसरों की नियुक्ति नेपोलियन स्वयं करता था। विदेश नीति कौंसिल बनने ही नेपोलियन को फ्रांस के नए शत्रु संघ से निपटना पड़ा, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और रूस सम्मिलित थे। रूस की अपने मित्रों से अनबन होने के कारण संघ से अलग हो गया। नेपोलियन ने एक अत्यधिक जोखिम भरी योजना बनाई। उसने ऑस्ट्रिया सेनाओं तथा उसके देश के बीच में घुसकर पीछे से आक्रमण करने का निश्चय किया। इसके लिए उसने विशाल सेना सहित बर्फीले आल्प्स पर्वत को लांघना पड़ा और यह काम केवल एक सप्ताह में पूरा कर लिया। सारा संसार उसके वीर कार्यों से आश्चर्यचकित हो गया। 14 जून 1800 ईस्वी में उसने इटली के स्थित ऑस्ट्रिया सेना को पराजित किया। लिपजिंग का युद्ध। इंग्लैंड के सेनापति ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने स्पेन में फ्रांसीसी सेनाओं को पराजित कर राजधानी मैड्रिड पर अधिकार कर लिया। अक्टूबर 1813 ईस्वी में रूस, ऑस्ट्रिया और पर्शिया से मिलकर लिपजिंग के युद्ध में नेपोलियन को बुरी तरह से पराजित करके राइन नदी के उस पार खदेड़ दिया। 4 दिन तक चलने वाला यह युद्ध इतिहास में राष्ट्रों का युद्ध नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार नेपोलियन को पहली बार भयंकर पराजय एवं अपमान का मजा चखना पड़ा। नेक्स्ट, वाटरलू का युद्ध। नेपोलियन की पराजय के बाद मित्र राष्ट्रों ने बोर्बो वंश के लुई 18वें को फ्रांस के सिंहासन पर बिठाया और फ्रांस के साथ अस्थायी संधि कर ली। इसी समय फरवरी 1815 ईस्वी में नेपोलियन गुप्त रूप से एल्बा द्वीप से भागकर फ्रांस पहुंच गया। सैनिक व जनता ने उसका शानदार स्वागत किया। लुई 18वां जल्दी से पेरिस फ्रांस छोड़कर बेल्जियम भाग गया और नेपोलियन पुनः फ्रांस का सम्राट बन गया। उसने ब्लूचर को बुरी तरह से पराजित किया। इधर उसके सेनापति ने वेलिंगटन को रोकने का असफल प्रयास किया। 18 जून 1815 के दिन वाटरलू के मैदान पर नेपोलियन और वेलिंगटन के मध्य घमासान युद्ध हुआ। दोपहर के बाद वेलिंगटन की सेनाएं परास्त होने लगी, परंतु इसी समय ब्लूखर अपनी सेना के साथ मैदान में जा पहुंचा, जिससे युद्ध का पासा पलट गया। नेपोलियन की सेना परास्त हो गई। नेपोलियन वहां से पेरिस भाग गया, अंग्रेजों के हाथों पकड़ा गया। कुछ वर्ष बाद 1821 ईस्वी में आधुनिक संसार के इस महान विजेता तथा रणकौशल सेनानायक की मृत्यु हो गई। उसी के साथ फ्रांस की क्रांति का अध्याय समाप्त हो गया। नेक्स्ट आपको अगले व्याख्यान में बताया जाएगा।